दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्लीज़ अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि समय से सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है। देखो, कल हमने पढ़े थे क्या, लेखांकन के उपक्षेत्र। लेखांकन के उपक्षेत्र कौन कौन से होते हैं? वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन हमने कल पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ते हैं सामाजिक लेखांकन। देखो, सामाजिक लेखांकन होता क्या है? हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के अकॉर्डिंग कार्य करने होंगे अपने, ठीक है। तो क्या कहता है ये, चूंकि व्यापार सामाजिक संसाधनों का उपयोग करते हुए ही लाभ कमा सकते हैं, अतः व्यापार द्वारा समाज को क्या दिया गया है इसकी जानकारी हेतु सामाजिक लेखांकन किया जाता है ना। कि हमने समाज को क्या दिया है, हमने जो कार्य स्टार्ट किया है उससे समाज को हानि तो नहीं हो रही है ना। तो हम समाज के अकॉर्डिंग, समाज को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करेंगे। अब देखो लेखांकन की अवधारणाएं। अब लेखांकन की अवधारणाएं क्या कहती हैं? लेखांकन की अवधारणाएं क्या कहती हैं? लेखांकन की अवधारणा देखो, पृथक अस्तित्व की अवधारणा मतलब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग हैं। ये क्या करती है? व्यापार और व्यापार का स्वामी को दोनों को अलग अलग मानती है ना। कि व्यापार अपना अलग है और व्यापार का स्वामी अलग है। ये मानती है कि व्यापार का जो स्वामी होता है वो क्या होता है? व्यापार का लेनदार होता है वो, ठीक है। और लेनदार हमारे कहाँ आते हैं? लायबिलिटी साइड में आते हैं बैलेंस शीट के। तो लायबिलिटी साइड में जाता है। देखो क्या कहती है, पढ़ो। इस अवधारणा के अनुसार व्यापार तथा व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग है, ठीक है। व्यापार के स्वामी को ऋणदाता या लेनदार माना जाता है तथा इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पक्ष में दिखाया जाता है। मैंने यही बताया आपको कि क्या होता है, लेनदार होता है, दोनों अलग अलग होते हैं और लायबिलिटी में, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। पूंजी खाता व आहरण खाता इसी अवधारणा के आधार पर बनाए जाते हैं। जो हमारा पूंजी खाता होता है और आहरण खाता होता है वो इसी के आधार पर बनाए जाते हैं, ठीक है। आहरण खाता क्या होता है? जो हमारा व्यापार है, हमने अपने व्यापार से, चलो जैसे हमने मान लिया कि हमारा कंप्यूटर का व्यापार है, हमने उसमें से एक कंप्यूटर अपने निजी प्रयोग के लिए निकाले, तो निजी प्रयोग के लिए जो हमने कंप्यूटर लिया है वो हमारी ड्राइंग कहलाई जाएगी, ठीक है। उसे कहते हैं हम ड्राइंग। देखो, यदि व्यापारी के व्यक्तिगत खर्चों को व्यापार का खर्च माना जाता है तो इस अवधारणा का उल्लंघन होता है ना। यदि व्यापारी के व्यक्तिगत, अगर हमारे पर्सनल यूज़ में हमारे खर्चा हुआ है कोई, ठीक है, तो उसे हम व्यापार का खर्चा नहीं मानेंगे। व्यापार का खर्चा होता है अलग, और जो व्यापारी अपने स्वयं खर्चे करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो होते हैं अलग। अगर हम पर्सनल यूज़ इसको भी अपने व्यापार के खर्चों में जोड़ देंगे तो क्या इस जो हमारी पृथक अस्तित्व की अवधारणा है इसका उल्लंघन होगा। देखो, जैसे व्यापारी द्वारा व्यापार को मोटर कार को व्यक्तिगत प्रयोग में लाई जाती है, मतलब व्यापारी द्वारा व्यापार को मोटर कार को व्यक्तिगत प्रयोग में लाई जाती है, जबकि मोटर कार पर ह्रास तथा मरम्मत व व्यापारिक खर्च मानते हुए लाभ हानि खाते में दर्शाते हैं, उन्हें आहरण माना जाए। देखो, जो हमने अपना पर्सनल यूज़ के लिए हमने अपनी मोटर कार ली थी, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगी, ठीक है, उसकी व्यक्तिगत ह्रास भी होगा, उसे हमें चालू रखने के लिए क्या कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। कर तो हम उसे पर्सनल यूज़ में रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके खर्चे जो है वो अपने व्यापार में जोड़ रहे हैं, अपने P&L में दिखा रहे हैं। तो क्या इसका क्या है, उल्लंघन हो जाएगा इस वाली अवधारणा का। देखो, अब दूसरी क्या है, मुद्रा मापन अवधारणा। मुद्रा मापन अवधारणा क्या कहती है? मुद्रा मापन अवधारणा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट केवल उन्हीं लेन देनों या घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सके, जिनका मूल्य हो, निर्धारित हो जिनका मूल्य, ठीक है। या जैसे ही मैं कहती हूँ कि मैंने ये किताब ली, मैंने कहा मेरे किसी दोस्त पर किताब है कॉमर्स की, तो मैंने कहा मुझे ये किताब लेनी है, तो वो मुद्रा में नहीं है। लेकिन जब मैं कहूँगी कि ये किताब मैंने 200 रुपये में ली, तो वो मुद्रा का लेन देन हो गया, तब उसे हम क्या कर देंगे, मुद्रा मापन अवधारणा के अंतर्गत रिकॉर्ड कर देंगे। ये केवल उन्हीं लेन देनों, उन्हीं ट्रांजैक्शनों या घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है जिनका मतलब मुद्रा मनी में किया जा सके। प्रबंधक के विश्वसनीयता, कर्मचारियों की कार्यकुशलता तथा व्यवसाय की नीतियों का लेखांकन नहीं किया जाता। अगर हम कह दें कि हमारे व्यापार में एक कर्मचारी जो बहुत अच्छा है, बहुत कुशल है, तो हम उसकी तारीफ़ ही तो कर रहे हैं, उसके हम गुण ही तो गिना रहे हैं ना। तो हम इसका हम क्या करेंगे, मुद्रा में लेन देन तो नहीं कर रहे। तो ये क्या है, ये हमारी मुद्रा मापन अवधारणा का उल्लंघन करना है, ठीक है। जो मुद्रा में ट्रांजैक्शन हुई है
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अपने किसी दोस्त से ये कहा कि मुझे कॉमर्स की किताब लेनी है, कॉमर्स की किताब है 200 रुपये की, है ना, 200 रुपये की किताब है मेरी। लेकिन मैंने कहा कि मैंने किताब ले ली 200 रुपये में, तो क्या होगा, ये मुद्रा में मेरा लेन देन हो गया, तो मैं इस ट्रांजेक्शन को दर्ज करूँगी। जो मैं कह रही थी कि अभी कि मुद्रा में जो मैंने कहा था अभी कि मैं किताब लूँगी, ली तो नहीं है ना अभी तक, है ना, तो इसका जब हम ले लेंगे मुद्रा में तो हम क्या करेंगे, इसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में रिकॉर्ड कर देंगे। देखो अब अगला क्या है, निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमारा निरंतरता की अवधारणा कि हमारा व्यापार जो है हमने ये सोच के किया है कि हमारा व्यापार लंबे समय के लिए है, हमारा व्यापार बीच में नहीं टूटेगा। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारा व्यापार क्या है, रुक जाता है। देखो स्थायी संपत्तियों का क्रय इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है। निरंतरता अवधारणा के अभाव में अथवा दीर्घकालीन उद्देश्यों के अभाव में संपत्तियों के किराए स्थान पर किराए पर ले लिया जाता है। क्या हमने जो अपनी संपत्तियां मतलब फिक्स एसेट कौन कौन सी होती हैं, हमारी फिक्स एसेट होती हैं जो लंबे समय तक चले, है ना, जो 1 वर्ष से ज़्यादा हमें लाभ दे, है ना, जैसे हमारे फर्नीचर हो गया, मशीनरी होगी, हमारी बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, ये क्या हमारी फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट है, इसी के आधार पर खरीदते हैं कि हमारा व्यापार लंबा चलेगा, है ना, वरना तो हम क्या करें, किराए पे भी ले सकते हैं उन्हें, है ना। तो स्थायी संपत्तियों का क्रय इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है। निरंतरता की अवधारणा के आधार अथवा के अभाव में दीर्घकालीन उद्देश्यों के अभाव में संपत्तियों को क्रय के स्थान पर किराए पर ले लिया जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा इसका 2-4 दिन का काम है, सिर्फ हमें फिक्स एसेट जो है 2-4 दिन के लिए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, किराए पर ले लेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि हमें व्यापार में लगानी है फिक्स एसेट, है ना, तो हम क्या उसे खरीद लेंगे। खरीदी उस पर्पज़ से जाती है जब हमारा व्यापार लंबे समय के लिए, और किराए पर कब ली जाती है, जब हमारा व्यापार छोटा या फिर नहीं, छोटा नहीं, अगर हमारा व्यापार क्या कुछ ही दिन के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या है, दीर्घकालीन ऋण अंश तथा ऋण पत्रों का क्रय भी इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है। जो हमारे लॉन्ग टर्म हम अपने शेयर्स या डिबेंचर ले लेते हैं, क्रय कर लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, वो किस अवधारणा के आधार पर करते हैं, निरंतरता की अवधारणा पर, है ना। देखो अपवाद क्या है इसका, जॉइंट वेंचर, संयुक्त साहस, जॉइंट वेंचर को हिंदी में कहते हैं संयुक्त साहस पर निरंतरता की अवधारणा लागू नहीं होती। जॉइंट वेंचर पर क्या है, निरंतरता की अवधारणा लागू नहीं होती। बैलेंस शीट का निर्माण इसी अवधारणा के द्वारा ही किया जाता है। बैलेंस शीट हम किसके द्वारा बनाते हैं, अपनी बताओ। बैलेंस शीट तो हम अपनी जो है फिक्स एसेट के आधार पर तो बनाते हैं कि हमारी फिक्स एसेट कितने की है, उस पर डेप्थ कितना लग गया, उसे माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेखांकन अवधि अवधारणा, लेखांकन अवधि अवधारणा मतलब क्या, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अंतिम खाते वित्तीय वर्ष समाप्ति 1 अप्रैल से 31 मार्च पर बनाए जाते हैं। मैंने तुम्हें कल बताया था कि फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है हमारा, है ना। तो क्या हमारा कौन सा इसमें फाइनेंशियल ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो हम जितने भी अपने अकाउंट लेखे बनाएंगे वो लेखे अपने इसी अवधारणा के आधार पर बनाएंगे, लेखांकन अवधि की अवधारणा के आधार पर। नेक्स्ट क्या है, लागत अवधारणा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब लागत अवधारणा क्या होती है, जैसे मैंने तुम्हें पीछे एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें बताया था कि लागत क्या होती है, कि हमने 2000 की मशीन थी, हमने 2000 की वो मशीन खरीद ली, लेकिन उसको लाने में वो आई तो नहीं होगी ना, अपने पैरों पे खुद चल के नहीं आ जाएगी, उसे लाना पड़ेगा। तो लाने वाले ने भी 100 रुपये लिए कम से कम, है ना, तो 2100 रुपये हो गए हमारे, 100 रुपये लिए 2100 रुपये हो गए। और हमने किसी को भाड़ा भी दिया होगा, उसे उतराई के पैसे भी दिए होंगे, तो उतराई के हो गए हमारे 100 रुपये, 2200 रुपये हो गए। तो हम क्या कहेंगे, कोई हमसे पूछेगा कि ये मशीन कितने की है, तो हम उसे बताएंगे कि ये मशीन हमारी कितने की है, 2200 रुपये की है, ठीक है। तो कॉस्ट वही होती है। देखो संपत्तियों को उनके प्राप्ति मूल्य, क्रय मूल्य, ऐतिहासिक मूल्य पर ही बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है, न कि उनके बाजार मूल्य। बाजार मूल्य तो हमारा 2000 था, बाजार मूल्य क्या था हमारा 2000 था, लेकिन हमें क्या 100 रुपये हमने उसका भाड़ा दिया, 100 रुपये हमारे किराए के लगे, तो हमारी कितने की होगी, वो 2200 रुपये की हो गई। तो हम क्या बताएंगे कि 2200 रुपये की हमें ये पड़ी है मशीन। देखो एसेस्ट बुक वैल्यू क्या दिखाएंगे हम, क्रय मूल्य प्लस क्रय पर खर्च, जो हमने किराया दिया है ना, जो हमने भाड़ा दिया वो किराए पर खर्च माइनस डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, पूरी लागत में से हम क्या करेंगे, तब डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये नहीं कि अपना ये हमने 2000 की मशीन ली, 2000 पर हम अपना डैप लगा दे। डैप 2000 पे नहीं लगेगा, डैप 2200 रुपये पे ही लगेगा डैप। ठीक है, देखो द्वितीय पक्षीय अवधारणा डबल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, मतलब ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि प्रत्येक लेन देन डेबिट तथा क्रेडिट को समान रूप से प्रभावित करते हैं। इसे लेखांकन समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। मतलब प्रत्येक लेन देन क्या, डेबिट और क्रेडिट के समान रूप को प्रभावित करते हैं। एक खाता हमारा डेबिट हो गया, एक खाता हमारा क्रेडिट, दो खातों को प्रभावित कर रहे हैं ये। इसे लेखांकन समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। इसके लेखांकन समीकरण क्या है, लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, कि क्या है ये, डेबिट और क्रेडिट दो पक्षों को प्रभावित करती है। और इसकी देखो अगर तुमसे पूछ ले समीकरण क्या है, तो इसकी समीकरण है संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, मतलब एसेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो अब आगम मान्यता संकल्पना, रिवेन्यू रिकॉन्सिलिएशन कॉन्सेप्ट। देखो आगम मान्यता संकल्पना क्या कहती है कि इसे वसूली की अवधारणा भी कहा जाता है। इसे अवधारणा के अनुसार प्रविष्टि तभी की जाएगी जबकि आगम वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाएगी। हमारे हाथ में क्या है, अगर हमने 2000 की मशीन खरीदी, ठीक है, हमने 2000 की मशीन खरीदी, अपने लिए ना खरीद कर अपने भाई के लिए खरीदी, मान लो अपने भाई के लिए खरीदी, तो कब उसे रिकॉर्ड करेगा, जब वो मशीन उसके पास पहुंच जाएगी, जब वो उसे अपनी आंखों से देख लेगा, तो क्या तब कब रिकॉर्ड की जाएगी वो, जब उसकी उसे स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। यहाँ प्राप्ति से आशय रोकड़ प्राप्ति है, विविध समस्त अधिकार लीगल राइट्स प्राप्ति से है। अगर हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, और मैं उससे कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें 2-4 दिन में दे दूँगी, ठीक है, लेकिन 2-4 दिन बाद मैंने दिए तो नहीं, तो क्या तभी तो मानेगा जब मैं उसके हाथ में से पैसे दे दूँगी। जब अपने हाथ में पैसे देख लेगा तभी तो मानेगा ना, तभी तो रिकॉर्ड करेगा कि इस बंदे ने मुझे पैसे दे दिए, मेरे से हिसाब किताब ख़त्म हो गया, है ना। ऐसी किसी समस्त हमने मशीन के भी उदाहरण लिया था, मशीन का उदाहरण भी ऐसी है कि जब तक अपने आँखों से वो देख नहीं लेगा कि हाँ मेरे पास आ गई है, तब तक वो उसे मानेगा नहीं, है ना। इसका अपवाद क्या है, किराया क्रय पद्धति में संपत्ति का क्रय, हायर परचेज है वो इसका अपवाद होता है। ठीक है, अब देखो मिलान अवधारणा मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अवधि विशेष में आय तथा व्यय का मिलान कर लाभ हानि की गणना, कि अवधि विशेष में आय तथा व्यय का मिलान कर लाभ हानि की गणना, कि हमारे क्या मिलान अवधारणा है, हमें मिलाना है, अपना P&L मिलाना है हमें, है ना। जैसे P&L अकाउंट हम अपना मिलाते हैं ना, सारे उसमें प्रॉफिट डाल दिए, सारे उसमें लॉसेस डाल दिए अपने, लेकिन हमारा P&L प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा है ना, लेकिन हम उसमें फिर ढूंढते हैं कि हमने कहाँ मिस किया है, तो फिर क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है। ठीक है, देखो जैसे अवधि विशेष क्या होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में आय मतलब आय इनकम तथा व्यय मतलब क्या खर्चे का मिलान, मतलब इनकम का और अपने खर्चों का मिलान करके लाभ हानि की गणना करना, जैसे P&L अकाउंट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और हम इसकी अवधारणाएं कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है, और अपने आसपास के दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो, ताकि इस वीडियो को पसंद कर सके। ठीक है, बाय।